बात उस समय की है जब रात बेरात टैक्सी ऑटो मिलना खाला जी का घर नहीं था। लोग बसों से ही सफ़र करते थे। सिनेमा के बस 4 बंधे बंधाए शो होते थे, दोपहर 12 बजे से रात के 12 तक ही। ऐसे ही एक बार की बात है। दिन सो चुका था पर रात अभी जागी थी। रात की आखिरी बस से उतरकर राजबीर ने घर का रुख कर लिया था। आम सी रात थी पर फिर भी जाने क्यों राजबीर का मन किसी अनजाने डर से घबरा रहा था। रह रह कर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि किसी के कदम सुनाई नहीं दे रहे थे, पर उसे लग रहा था कि कोई काला सा साया उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। न चौकीदार के सड़क पर डंडा ठोकने की आवाज़ और न ही किसी जानवर की पुकार। रात ज़रूरत से कहीं ज़्यादा सुन्न थी। सर्दी नहीं थी पर फिर भी रह रह कर राजबीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। दरअसल दोस्तों के साथ वो एक पिक्चर का रात का शो देखकर अकेला लौट रहा था। उसका घर बस स्टैंड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर था। अमावस की रात थी तो चांद की रोशनी भी नहीं थी। दूर दूर तक लगे खंभों में लगे बिजली के बल्ब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे लंबे साए हाथ में हाथ डालकर सड़क के दोनों ओर खड़े हों, और वो बल्ब नहीं, उनके चेहरे पर चमकती आंखें हों। इस तरह की कई आंखें बदस्तूर उसे घूरती जा रही थीं, और उसका पीछा करता साया भी अपना रास्ता बदलने की नहीं सोच रहा था। उसने हिम्मत कर घड़ी देखी तो आधी रात के 12:50 हुए थे। उसने अपने कदम और तेज कर लिए। थोड़ी आगे जाकर वो अपने घर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ने को ही था कि उसने एक अजीब सा दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे एक खंबे के नीचे किताबें बेच रहा था। और उसने अभी अभी दुकान लगानी शुरू की थी, क्योंकि वो अपने साथ लाए झोलों में से अभी भी किताबें निकाल निकाल कर सजा रहा था। राजबीर को किताबों का बहुत शौक था। किताबें देखते ही वो बिल्कुल भूल गया कि क्या वक्त हुआ है। वो सीधा उस बूढ़े के पास गया और बोला, ये आप इस समय दुकान क्यों लगा रहे हैं? पहले तो बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जब एक बार फिर राजबीर ने जोर देकर पूछा तो बूढ़ा बोला, मेरे ग्राहक इसी वक्त आते हैं, और वापस अपना काम करने में लग गया। राजबीर ने ध्यान दिया तो सारी की सारी किताबें भूतों, प्रेतों और चुड़ैलों से वास्ता रखती थीं। यहाँ वहाँ टटोल कर उसने एक किताब उठाई जिसका नाम था सुसाइड नोट। आप यहाँ रोज बैठते हो क्या बाबा? राजबीर ने बूढ़े से पूछा तो वो बोला, जिंदगी के ठिकाने हैं तो मौत के भी हैं। जहाँ मुझे मौत इशारा करती है वहीं दुकान लगा लेता हूँ। मतलब कुछ समझ नहीं आया अंकल। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये किताब कितने की है? जिंदगी देते हो तो मुफ्त में भी मिल सकती है, बूढ़े ने अजीब सा जवाब दिया। राजबीर ने उसकी बात की ओर ध्यान ना देते हुए किताब खोली तो उसमें कीमत लिखी थी 2 पैसे। उसने सोचा कि जाने कौन से ज़माने की किताबें बेच रहा है ये बूढ़ा। राजबीर ने जेब से 20 पैसे निकाले और बोला, इतने ठीक हैं, 2 पैसे तो अब मिलने मुश्किल हैं। बूढ़ा बोला, ले जाओ ले जाओ, अब तो तुम हमारे कस्टमर बन गए हो हमेशा के लिए। हंसते हुए राजबीर की नज़र एक बार फिर किताबों की ओर गई तो वो हैरान रह गया। हर किताब पर अलग अलग अजीब सा भद्दा डरावना चेहरा बना था, पर हर किताब का टाइटल एक ही था, सुसाइड नोट। शक पकाया सा राजबीर घर की ओर चल पड़ा।
जाने क्यों कुछ अजीब लगते हुए भी उसने वो किताब वापस रखने की नहीं सोची। कुछ 15-20 मिनट चलने के बाद वो अपने घर पहुंच गया था। राजवीर इस शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर अच्छे परिवार से होने के कारण उसके माता पिता ने उसे एक कोठी का अच्छा बड़ा ग्राउंड फ्लोर किराए पर लेकर दिया हुआ था। राजवीर ने घर पहुंचते ही चैन की सांस ली, फैन ऑन किया, कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर सीधा अभी लाई किताब ले अपने बिस्तर पर कूद पड़ा। घर पहुंचकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खिड़की पर लगे पर्दे पंखे की हवा से हल्का हल्का लहरा रहे थे। घर आकर कुछ देर लेटने के बाद उसे हल्की हल्की ठंडक सी महसूस हो रही थी। उसने पैरों के पास रखी चादर खोली, कढ़ाई वाले तकिए पर अपना सर रखा और चादर ओढ़कर किताब को ध्यान से देखने लगा। अजीब सा कवर था किताब का। एक पल को तो उसे ऐसा लगा कि कवर पर बना चेहरा बिल्कुल असली है। उसे ऐसा लगा जैसे उस चेहरे की आंखों की पुतलियां हिल रही हैं और लगातार उसे घूर रही हैं। उसने किताब के कवर को थोड़ा बहुत घुमाया तो उसे लगा कि कवर में बने चेहरे की आंखों की पुतलियां भी उसके साथ घूम गई हैं। वह कैसे भी कवर को घुमाता, पर उस आदमी की आंखें राजवीर पर ही गड़ी थी। उसके लिए उस किताब के कवर से नजरें हटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे वो चेहरा उससे कुछ कहना चाहता है। चेहरे के ठीक ऊपर गहरे लाल रंग के अक्षरों में किताब पर बड़ा बड़ा लिखा था, सुसाइड नोट। कुछ देर कवर देखने के बाद राजवीर ने किताब खोलकर पढ़नी चाहिए, पर जैसे ही थोड़ा जोर लगाकर उसने कवर खोला तो वो हैरान रह गया। कुछ देर पहले जिसे उसने किताब समझकर खरीदा था वो किताब नहीं बल्कि एक छोटा सा बक्सा बन चुका था। बाहर से दिखने में तो वो किताब ही थी, पर जब उसे खोला गया तो अंदर से वो एक बक्से की तरह खुल गई। एक छोटा सा बक्सा जो अंदर से पूरा लाल था। पर यह बक्सा खाली नहीं था, इसमें तह लगा एक कागज रखा था। राजवीर हैरान था। उसने वो कागज निकाला और पढ़ने के लिए खोला ही था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। राजवीर ने अपना बेड लिविंग रूम में ही लगा रखा था। ज़्यादा कमरे साफ करने की रोज़ ज़रूरत ना पड़े, इसलिए उसने अपना सारा इंतज़ाम बाहर के कमरे में ही किया हुआ था। जब उसने कमरे के दरवाजे पर इतनी रात गए दस्तक सुनी तो उसका दिल धक से रह गया। इस समय आखिर कौन हो सकता है? उसने महसूस किया कि पूरा कमरा किसी भीनी सी खुशबू से भर गया था, पर साथ ही उसे किसी अनजाने से डर ने भी घेर लिया था। एक पल को तो उसे लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ चमक रही थीं। वो इतना डर गया था कि बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी होगा फिर आ जाएगा। पर बाहर कोई लगातार दरवाज़ा बजा रहा था। लगभग 5 मिनट तक कोई ऐसे ही दरवाज़ा खटखटाता रहा। फिर अचानक कोई भी आवाज़ आनी बंद हो गई। सर्दी नहीं थी, पर राजवीर ने सर से पांव तक खुद को चादर से ढक रखा था। डर के मारे वो पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजे की ओर मुड़कर देखे। तभी धड़ाम से दरवाज़ा अपने आप खुल गया और किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज तेज आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा खुलने के साथ ही वो कमरा गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से नहा गया था। जब काफ़ी देर हॉर्न बजना बंद नहीं हुआ तो मजबूरन राजवीर ने चादर से अपना चेहरा निकाल कर देखा तो वो हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक बहुत ही महंगी कार खड़ी थी, जिसका पीछे का दरवाज़ा खुला था और पीछे एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की जामुनी रंग की साड़ी पहने बैठी थी और उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। इतनी सुंदर लड़की तो शायद उसने सपने में भी नहीं देखी थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हॉर्न बजना बंद हो चुका था, पर वो लड़की लगातार उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। जाने क्या जादू था उस लड़की में। राजवीर अपने बिस्तर से उठा और उसकी ओर खिंचता चला गया। पूरा वातावरण एक अजीब सी खुशबू से इतना भर गया था कि राजवीर पर हल्की हल्की बेहोशी छा रही थी, ऐसे जैसे कि उसने कोई नशा ले लिया हो। वो सीधा जाकर गाड़ी के पिछली वाली सीट पर उस लड़की के साथ आकर बैठ गया। उसके गाड़ी में बैठते ही उसके घर और उस गाड़ी दोनों का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। गाड़ी धीरे से स्टार्ट हुई और जाने कहाँ के लिए निकल पड़ी। पर राजवीर में ये सब सोचने की ताकत नहीं थी। वो लगातार उस लड़की को घूरे जा रहा था। उस लड़की की जामुनी साड़ी रह रह कर ऐसे चमकती थी जैसे उसमें सितारे जड़े हों। वो लड़की धीरे से राजवीर के पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया और धीरे धीरे उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। राजवीर पूरी तरह उसमें खो चुका था। वो खुद को इतना भूल गया था कि उसने अपना सर उस लड़की की गोद में रखा और उसके चेहरे को निहारने लगा। उस लड़की ने धीरे से राजवीर के माथे पर चूमा और अपनी चमकती नीली आंखों से उसे ऐसे देखने लगी कि जैसे बरसों बाद उसे देख रही हो। वो गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे किसी कश्ती की तरह पानी में तैर रही हो। राजवीर को जैसे उस लड़की से प्यार हो गया था। पर कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है। उसने चेहरा उठाकर ड्राइवर की ओर देखने की कोशिश की तो वो बहुत घबरा गया। ड्राइवर उसे बुरी तरह घूर रहा था। अंधेरे में भी उस ड्राइवर के चेहरे का गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। उस ड्राइवर के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। ड्राइवर ने बिना कोई पल गंवाए सीधा राजवीर पर वार कर दिया, पर डरा हुआ होने के बावजूद राजवीर एक झटके से एक और हट गया और वो चाकू सीधा उस लड़की के पेट में जा लगा। वो लड़की दर्द से बुरी तरह करा रही थी। राजवीर के मन में गुस्से, डर, घृणा और आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। वो सकते में था। तभी उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं है। ड्राइवर वहां से गायब हो चुका था। गाड़ी के शीशे पर तभी किसी ने दस्तक दी। उसने देखा तो बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था और अपने डंडे से गाड़ी का शीशा खटखटा रहा था। राजवीर के होश उड़ गए थे। उसके साथ बैठी लड़की मर चुकी थी। उस लड़की की लाश की आंखें खुली थीं और राजवीर को बुरी तरह घूर रही थीं। इधर ये पुलिस वाला लगातार गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था। 1-2 मिनट खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस वाले ने बाहर से गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। सामने का नज़ारा देख वो भी हिल गया था। उसने अपने होल्स्टर से बंदूक निकाली और राजवीर पर तान दी। चुपचाप हाथ ऊपर कर गाड़ी से बाहर निकल आओ। राजवीर के पास कोई चारा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे ही बाहर आना ठीक समझा। आखिर सारे सबूत उसके खिलाफ जो थे। वो बाहर निकला तो हैरान रह गया। गाड़ी और कहीं नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन के बरामदे में खड़ी थी। उसे याद आया कि उस गाड़ी के ड्राइवर का चेहरा जिसने उस खूबसूरत लड़की का कत्ल किया था हूबहू उस किताब बेचने वाले से मिलता था जिसने उसे सुसाइड नोट नाम की किताब आज रात बेची थी। पुलिस वाले ने एक तेज आवाज दी और उसके आवाज देते ही पुलिस स्टेशन के अंदर से और पुलिस वाले बाहर आ गए और राजवीर को बुरी तरह जकड़ लिया। उसे अंदर सलाखों के पीछे फेंक दिया गया था और एक पुलिस वाला उसके पास बैठा उससे पूछ पूछ कर सारा ब्यौरा लिखने लगा।
राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उससे कैसे समझाए कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो बार बार उस पुलिस वाले से कह रहा था कि उसने कोई खून नहीं किया है, पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उस लड़की की लाश गाड़ी से निकालकर थाने में ले आई गई और गाड़ी की जांच करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों को बुलवा लिया गया। तभी बाहर से एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए आया, बाहर कोई गाड़ी नहीं है भाइयों, गाड़ी बाहर दालान से गायब हो गई है। और सारे पुलिस वाले बाहर भागे। तभी राजवीर ने देखा कि वही लड़की जो कुछ देर पहले मर चुकी थी, वो स्ट्रेचर से उठी और थाने के बाहर की ओर चल दी। हालांकि उसके पेट में लगा हुआ चाकू साफ साफ दिख रहा था, पर वो ऐसे चल रही थी जैसे उसे कोई दर्द नहीं है। उसी तरह चलती हुई वो थाने के बाहर जा रही थी। थाने के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर राजवीर की ओर देखा और फिर गायब हो गई। राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। बाहर पुलिस वाले अभी गायब हो चुकी गाड़ी के रहस्य को समझने में लगे ही थे कि ये सब नज़ारा देख राजवीर ने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया था। पुलिस वाले भागे भागे अंदर आए तो अंदर से उस लड़की की लाश गायब थी। राजवीर ने पहली बार इतने सारे वर्दी वालों को एक साथ कांपते देखा था। वो समझ गए कि ये कोई भयानक ऊपरी मामला है और अब उन्हें कुछ हद तक राजवीर की बात पर विश्वास हो चला था। सबूत और गवाह के न होने से अब वो राजवीर को हवालात में नहीं रख सकते थे। उसी पल उसे सलाखों की कैद से निकाल पुलिस की जीप में ही उसके घर वापस छोड़ दिया गया। थका हारा रात के वाक़े से बुरी तरह परेशान राजवीर जब घर में घुसा तो रात के 2:30 बज चुके थे। उसने देखा कि किताब की शक्ल में वही मनहूस बक्सा अभी भी उसके बिस्तर पर पड़ा था और उस पर बना वो भयानक चेहरा अभी भी उसे घूर रहा था। उसने गुस्से में वो बक्सा उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो सीधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटा और नींद ने बेहोशी की शक्ल में उसे बुरी तरह घेर लिया। रात का सन्नाटा और गहरा हो चला था। बर्फ सी ठंडी किसी चीज के छूने से राजवीर की आंखें कुछ देर बाद धीरे धीरे खुल रही थीं। पर बर्फ सी क्या, ये तो बर्फ ही थी। उसने महसूस किया तो मालूम हुआ कि वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि एक मोटी सी बर्फ की सिल पर लेटा था। उसके कपड़े बदल चुके थे और उसके आसपास उसके सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो बुरी तरह रो रहे थे। उसके माता पिता उसके पास बैठे आंसू भरी आंखों से लगातार उसकी ओर देख रहे थे। उसकी मां रह रह कर उसके माथे पर हाथ फेर रही थी और बुरी तरह रोए जा रही थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो वापस आकर अपने बिस्तर पर ही सोया था। फिर ये सब क्या था? राजवीर ने महसूस किया कि वो जिंदा था, पर चाह कर भी हिल डुल नहीं पा रहा था। उसका शरीर किसी मुर्दे की तरह बेजान पड़ा था। वो सब कुछ महसूस कर रहा था, पर ना ही उसका दिल धड़क रहा था और ना ही उसकी नब्ज चल रही थी। अपने रोते बिलखते रिश्तेदारों के साथ साथ उसे अपने पहले मर चुके पुरखे और कई भयानक आत्माएं आस पास चक्कर लगाती दिख रही थीं। कुछ हंस रही थीं, कुछ रो रही थीं और कुछ ऐसे ही सन्नाटे में ताकती जा रही थीं। उसने मुंह से बोलने की पुरजोर कोशिश की। वो चीख चीख कर सबको ये बताना चाह रहा था कि वो अभी जिंदा है, मरा नहीं, पर उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उसके काबू में नहीं था। कुछ देर बाद वही हुआ जो किसी के भी मरने के बाद होता है। उसके मुर्दा पड़ चुके शरीर को नहलाया गया, उसकी अर्थी सजाई गई, फूल और कफन चढ़ाया गया और उसकी अंतिम यात्रा श्मशान के लिए निकल पड़ी। वो अपने आस पास सब कुछ महसूस कर रहा था, सुन रहा था,
पर जिंदा होते हुए भी इस तरह मुर्दों की तरह पड़े रहने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। कुछ देर बाद शमशान पहुंचकर उसे चिता पर लेटा दिया गया। वो बड़ा हैरान था कि कभी भी अंधेरा पड़ने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, पर ये इस नामुराद रात में उसके साथ क्या हो रहा था। न तो अभी उजाला था और न ही वो कोई मुर्दा, पर वो ये उन सबको बताता भी तो कैसे बताता। उसकी चिता सजाई गई और उसकी जिंदा लाश को उस पर लेटा दिया गया और साथ ही अंतिम संस्कार के मंत्र बोलने शुरू कर दिए गए। इसके साथ ही चिता में आग लगा दी गई और उसका बेजान शरीर जलती आग की सलाखों में कैद हो गया। उन लपटों के बीच से उसने देखा कि मंत्र पढ़ने वाला पंडित कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिससे उसने वो शैतानी किताब खरीदी थी। उस बूढ़े की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके हाथ में वही किताब थी जिसे राजबीर ने अपने घर के बाहर फेंक दिया था। किसी मोमबत्ती की तरह राजबीर का शरीर चिता की भयानक गर्मी से मोम की तरह पिघल पिघल कर शमशान की जमीन पर गिर रहा था। इतने दर्द का एहसास उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था और इतनी बेबसी उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। तभी किसी ने उस बूढ़े के हाथ से वो किताब ले सीधे आग की लपटों के हवाले कर दी। राजबीर ने ध्यान से देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत जामुनी साड़ी पहने वही लड़की थी जिसने गाड़ी में उसे बड़े प्यार से गले लगाया था। उस लड़की के पेट में अभी वो चाकू वैसे ही घुसा हुआ था जैसे कि उसे अभी किसी ने उसके पेट में उतारा हो। वो लड़की भी दर्द से करा रही थी, पर फिर भी हिम्मत करते हुए उस लड़की ने बूढ़े के हाथ से वो किताब छीनकर सीधी राजबीर की जलती चिता में फेंक दी थी। यहाँ उस किताब ने आग की लपटों को छुआ और इसके एक पल बाद ही राजबीर ने खुद को वापस अपने बिस्तर पर लेटा पाया। लगभग सुबह होने को थी, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। इतना बीमार कि उसमें सीधा खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर जा गिरा और सो गया। जब तक वो उठा दोपहर के 12 बज चुके थे। वो 1 घंटा बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। रात को उसके साथ गुजरी बदकिस्मती के निशान अभी भी उसके जहन पर चोट कर रहे थे। उसे बहुत भूख लगी थी। किसी तरह वो बिस्तर से उठा। कुछ देर बाद नहा धोकर उसने रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाने की कोशिश की, पर वो रसोई में अकेला नहीं था। उसके पीछे जामुनी साड़ी में वही रात वाली लड़की किचन में खड़ी उसे लगातार देख रही थी। राजबीर को प्यार भरी आंखों से देखती वो लड़की धीरे से उसके पास आई और बोली, वो बूढ़ा कोई आम किताब बेचने वाला नहीं बल्कि एक भटकता प्रेत है जो जिंदा शरीरों से आत्माएं निकाल कर उन्हें तरह तरह से परेशान करता है। ना तो वो खुद खुश है और ना ही उसके सामने आने वाला कोई और खुश रह पाता है। मुझे वो बरसों पहले मार चुका है और मेरा इस्तेमाल तुम्हारे जैसे आम लोगों को फंसाने में करता है। मैं मरने के बाद भी उससे इतना डरती हूँ कि उसकी बात को टाल नहीं पाती। उस बूढ़े प्रेत का हुक्म है, इसलिए मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और इसके साथ ही वो परी सी लड़की राजबीर का हाथ पकड़ उसे उसके बिस्तर पर ले गई। बिस्तर पर जो राजबीर ने देखा तो वो वहीं जम गया। बिस्तर पर राजबीर की लाश पड़ी थी। उसकी लाश के साथ ही वही मनहूस किताब रखी थी जो अब कोई डिब्बा नहीं बल्कि किताब बन चुकी थी। वो लड़की जो खुद एक भटकती आत्मा थी वो आगे बढ़ी और उसने वो किताब खोलकर राजबीर को दिखाई।
उसमें रात भर जो जो राजवीर के साथ जैसे जैसे गुजरा था, बिल्कुल वही सब लिखा था। और आखिरी पेज पर लिखा था, मैं राजवीर अपनी मर्जी से, अपनी ज़िंदगी से और भयानक सपनों से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। दस्तखत राजवीर। राजवीर रात गुजरे अपने भयानक सपने को जीते जीते ही मर चुका था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।